जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑन इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जिसमें हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये बुक किसकी बुक है? ये है आर एस शर्मा साहब की बुक है ना, जिसको हम आर एस शर्मा जी की बुक को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कौन सा एडिशन है तो लिखना चाहो तो लिख लो, 1999 वाला एडिशन है। अगर आपको ये पढ़ लेनी हो तो आप ले सकते हो। इसको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, है ना। और साथ साथ एक चीज का ध्यान और रखना, इसके पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, हमारे प्राचीन इतिहास की क्या इंपॉर्टेंस हमने ये समझी थी। उस चीज को पकड़ते हुए आज का जो चैप्टर 2 रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट पीरियड। हमारे जो मॉडर्न इतिहासकार है किस समय के, प्राचीन इतिहास के, वो कैसे थे, है ना। हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। याद रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। और देखो आर एस शर्मा साहब की 2 बुक्स है। एक तो क्लास 11th की एनसीईआरटी जो आप सभी को प्रेफर होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलते। दूसरा है एक ऑक्सफोर्ड एडिशन है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड एडिशन ले लो और पढ़ने लगो, है ना। वो बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि बहुत ज्यादा हायर बुक है, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज रखना, ये जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 2 से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और यहां तक कि मेंस के भी क्वेश्चन यहां से बने इस अकेले चैप्टर से। इसलिए हमें ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखना इसके पहले चैप्टर 1 कवर हो चुका है और ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, लाइव नहीं है। तो आपको इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां वीडियो का जो सेक्शन है वहां आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, 3 चीज हम इसमें कवर करने वाले, 3 टॉपिक। नेशनलिस्ट व्यू कवर करेंगे, है ना, कॉलोनिस्ट व्यूज कवर करेंगे और एक शिफ्ट देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री का। यहां तक क्लियर है? तो फटाफट हेडिंग डाल लो, क्या मॉडर्न हिस्टोरियंस, क्या हेडिंग डाल लो, मॉडर्न हिस्टोरियंस या मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, मॉडर्न हिस्टोरियंस ही डाल लो। मॉडर्न हिस्टोरियंस, ठीक है। क्या डाल लो, मॉडर्न हिस्टोरियंस व्यू डाल लो, ज्यादा सही रहेगा। गड़बड़ हो जा रहा है। मॉडर्न हिस्टोरियंस, इस मॉडर्न हिस्टोरियंस में आप 2 हिस्टोरियंस को पढ़ने वाले हो, एक तो ब्रिटिश और एक इंडियन। इनके व्यूज क्या रहा है इन हिस्टोरियंस के, ये आप समझने वाले हो, ये क्या समझते थे, क्या सोचते थे। फटाफट 2 हेडिंग ऐसी बना लो मेरे साथ, कॉलम बना के। एक साइड लिख लो क्या, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, क्या लिख लो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस। बस समझते जाओ, साथ में तुम्हारा काम हो जाएगा। ब्रिटिश हिस्टोरियंस, क्या डाल लो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस। और उस साइड डाल लो क्या, इंडियन हिस्टोरियंस, क्या डाल लो, इंडियन हिस्टोरियंस। भारतीय इतिहासकार, हिंदी में क्या लिखेंगे हम, भारतीय इतिहासकार, हिस्टोरियंस। या इसी को एनसीईआरटी ने क्या बोला है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। क्या बोला है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बोला है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात सभी को, आप सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा पॉइंट्स, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये क्या बता रहे हैं, ये दोनों व्यू दे रहे हैं किसके बारे में, ये दोनों लोग जो व्यू हमें दे रहे हैं, ये दोनों लोग जो व्यू दे रहे हैं हमें, किसके व्यू, एक व्यू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, व्यू दे रहा है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। ये दोनों इतिहासकार हमें क्या दे रहा है, व्यू दे रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को ये वाली बात, कि ये क्या दे रहा है, अपने व्यूज दे रहा है हमारे किसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, ये लोग हमारे, पहले हम पढ़ेंगे क्या, ब्रिटिश हिस्टोरियंस को, ये क्या सोचते थे हमारे इतिहास के बारे में, ठीक है, ये क्या सोचते थे। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहली चीज ये क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिखते जाना पॉइंट्स बना बना के, क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाइंग कॉलोनियल, आज बोर्ड मिस्टेक कर रहा है बार बार, है ना, दो थोड़ा बोर्ड मिस्टेक कर रहा है पर चला लेना, है ना। कॉलोनियल रूल, ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, किस वजह से कर रहा है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इनका क्या कारण है। सबसे पहली चीज, कॉलोनी क्या होती है, बच्चों को यही पता नहीं होता कॉलोनी क्या होती है। देखो कॉलोनी का मतलब सीधा सिंपल होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर रही है, उसके इकोनॉमी को, रिसोर्सेस को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे। कि कॉलोनियल का मतलब क्या हो जाता है, कॉलोनी बनाना। क्या बनाना, जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या बनाई थी, भारत को अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया था, भारत को एक्सप्लॉइट किया था। क्लियर है ये वाली बात।
इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिकली, और जो हमारे रिसोर्सेस उन्हें क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था। यहां तक क्लियर हो गई, सभी को डोमिनेट कर रही है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर। यही सर इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है ये और बता दो। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एम्पायर बिल्डिंग। क्या मतलब होता है? एम्पायर बिल्डिंग या एम्पायर बनाना। ठीक है, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? एम्पायर बनाना। तो कहां कहां भैया डोमिनेशन होगा कॉलोनी का? तो तीन जगह रहा होगा, पॉलिटिकल रहा, इकोनॉमिकल रहा और कल्चरल रहा। क्या क्या डोमिनेशन रहा इन तीन जगह पे? ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया इंडिया के ऊपर। क्या डोमिनेट किया इन तीन जगह? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। क्या किया? कैप्चर कर लिया भारत के इतिहास को। क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब एक चीज और सुनना यहां से। कल्चर सर दो, पॉलिटिकल समझ गए कि कंट्रोल ले लिया, इकोनॉमिक मतलब पैसे लगे, कल्चरल डोमिनेशन कैसे किया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, कि जो भारतीय वो खून से इंग्लिश हो जाए, ब्रिटिशर्स हो जाए। वो क्या करे? टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, ईट इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, और का सारी चीज इंग्लिश में ही करे, मतलब कुछ बचे ही ना। उनका पूरा क्या हो जाए? इंग्लिश, इंग्लिश मैंस बन जाए वो, है ना, सारे क्या हो जाए? ब्रिटिशर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सारे लोग ब्रिटिशर्स हो जाएंगे तो आसानी से क्या किया जा सकता है? इन पे रूल किया जा सकता है। समझ रहे हो इस चीज को कि नहीं? ठीक है, तो इनने इस सारी चीज को क्या करने की कोशिश की? जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जब सारे क्या हो जाएंगे? अंग्रेज बन जाएंगे, तो हम क्या कर सकते? ये चीज सही है। क्लियर है ये वाली बात सभी को? क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो मॉडर्न हिस्टोरियंस। फिर से क्या हेडिंग डालो? मॉडर्न हिस्टोरियंस। मॉडर्न हिस्टोरियंस। मॉडर्न हिस्टोरियंस में इधर भी दो हेडिंग रखो, कॉलोनिस्ट। अब देखो, समझ पा रहे हो पहले क्या था? पहले ये फेस रहा ब्रिटिश हिस्टोरियंस। इनमें हम किस हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे? कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे, है ना। फिर हम पढ़ेंगे किसको? भारतीय इतिहासकारों को और फिर अंग्रेज इतिहासकारों को। तो भारतीय इतिहासकार, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस में हमने दो हिस्टोरियंस देख लिए। एक कौन से देख लिए? फटाफट हेडिंग डाल लो, कॉलोनिस्ट, कॉलोनी वाले, है ना। जो कॉलोनी की विचारधारा को क्या कह रहे थे? जो कहते हैं ये कॉलोनी क्या है? सही है। क्या है? सही है। कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस। और एक क्या होगा? एक होगा कौन सा? हमारे इंडियन हिस्टोरियंस। अब इंडियन लिख रहा हूं ये मत समझना, आर एस शर्मा ने इसी को नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस लिखा है ना। तुम लोग लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस। अब देखो इनने व्यूज रखे, है ना। क्या व्यूज रखे होगे? ये लोग क्या सोच रहे हैं? इनके व्यूज क्या हो गए? पहली चीज, इतिहास पढ़ रहे हो तो ये चीज डेवलप कर लो। क्या सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? किस वजह से सोच रहे हैं? ये आपके अंदर क्या आना चाहिए? चीजें आ जानी चाहिए। किस बारे में व्यूज रखे? क्वेश्चन बनेगा ना कि अगर सर कॉलोनिस्ट और भारतीय इतिहासकार है तो ये व्यू किसके बारे में रख रहा है? विचारधारा किसके बारे में? तो ये किसके बारे में है? अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? अबाउट एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में ये लोग व्यूज रख रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब जैसे इस साइड से आप देखोगे क्या, एक इतिहासकार का नाम, आप बहुत से इतिहासकार है जिनने व्यूज दिए। एक फेमस इतिहासकार बता दे रहा हूं, मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब को आपने देखा। यहां से कौन है? आरसी मजूमदार साहब है, आरसी मजूमदार साहब। ये दो इतिहासकार हम पढ़ते। ठीक है, ये दो इतिहासकारों को हम पढ़ते। यहां तक क्लियर है? तो फटाफट अब एक हेडिंग डाल लो, क्या? कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट, है ना, कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस। फटाफट हेडिंग डाल लो, क्या? कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस डाल लो। एक एक चीज को समझना है। कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस, इनके क्या व्यूज रहे हमें ये जानना है। क्या जानना है? इनके क्या व्यूज रहे भारत के बारे में। तो पहली चीज, जो भारत में
जो भारत में क्या रहा, कॉलोनियल हिस्टोरियंस के जो व्यू रहे, पहली चीज क्यों और कैसे व्यूज रहे, डाल लो क्यों रहे और कैसे व्यू रहे भारत के इतिहास के बारे में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, एक चीज जानो, मॉडर्न रिसर्च, प्राचीन इतिहास के बारे में कब चालू हुई, क्या जानना हमें, मॉडर्न रिसर्च किसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कब चालू हुई हमारे, ये चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। कभी कोई मिस्टेक कर जाऊँ स्पेलिंग में तो टेंशन गरियाना मत, हिस्ट्री के बारे में तो याद रखना 1750 के बाद, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी है ना, सॉरी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, क्या लिख सकते हो, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी है ना, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो होगा 1750 के बाद। 1750 के बाद क्या चालू हुआ भैया, भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने की कोशिश करी गई, समझने की कोशिश करी गई। भाई क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्वेश्चन आएगा ना, वाई, क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि भैया ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो है वो हमारे इतिहास को क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उन्हें कि उन्हें हमारे इतिहास को पढ़ना पड़ रहा है। तो जरूरी क्या है कि उन्हें जानना हमारे क्या लॉ और कस्टम, जो हमारी लॉज है और कस्टम्स उन्हें जानना है, टू नो, लिख लो हेडिंग डाल लो, वाई, कलर विजिबल है, टू नो द एंशिएंट लॉ एंड कस्टम, टू नो द एंशिएंट लॉ एंड कस्टम, ठीक है, क्लियर है, क्या जानना उन्हें हमारे इतिहास से कि हमारा जो कानून एंशिएंट लॉ और को कस्टम को जानना है। चलो, पर इनको क्यों समझना है, अगर ये इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों समझ रहे हैं, हमारे कानून व्यवस्था और कस्टम्स को क्यों जानना है, तो यहां भी एक वाय बनता है ना, वाय, तो इधर लिख रहा हूं मैं वाय, क्यों वाय, याद करो 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बंगाल और बिहार में इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो भारत के लोगों का लॉ और कस्टम तो पता हो, तभी तो आप क्या कर पाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, इस वजह से तो क्यों कर रहे हैं, नीड ऑफ अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, डाल लो हेडिंग डाल लो, क्या इधर लिख लो, नीड ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा दे रहा हूं 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद जहां अभी संगम चल रहा है, कुंभ का मेला भरा है ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, बंगाल और बिहार किसके कंट्रोल में आ जाता है, अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जगह कम बची है, बंगाल एंड बिहार, इसके आगे तुम लोग लिख लेना, इधर लिख दे रहा हूं, अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब देखो नीचे का शायद विजिबल ना हो तो लिख लो, मैं बता दे रहा हूं, देखो मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न रिसर्च हमारे प्राचीन इतिहास पे कब चालू हुई, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, 1750 के बाद, ठीक है, क्यों करी गई, क्योंकि हमारे प्राचीन इतिहास से उनकी कानून व्यवस्था और कस्टम वगैरह को भी जानना था। इसको क्यों जानना था, क्योंकि उन्हें क्या करना था, एडमिनिस्ट्रेशन करना था, कॉलोनी की नीड को क्या करना था, पूरा करना था, ठीक है। तो 1765 क्यों करना था, 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, बंगाल और बिहार प्रोविंस किसके पास चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जब ये प्रोविंस उनके पास चला गया तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब ये सारी चीजें उन्हें जाननी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हो गई सभी को, ये चीज क्लियर है सभी को। चलो, ब्रिटिशर्स के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, लिख लो हेडिंग डाल लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या परेशानी आ रही थी, तो उनके सामने आ रही थी देखो कभी कभार क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है तो वो मत करना है ना, तो लिख लो डिफिकल्टी, फटाफट डाल लो हेडिंग, डिफिकल्टी
in understanding ancient Indian the Indian laws and Indian laws and custom, या यहां ये भी लग सकते हो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, इसका आउटकम क्या लिखला, व्हाट वाज द आउटकम, इतनी सारी परेशानी, इसका आउटकम क्या लिखला, व्हाट वाज द आउटकम। आउटकम ये लिखला, इनने हमारे जो लॉस की किताब है उसको ट्रांसलेट कराना चालू कर दिया, जजों के साथ कौन को रखना चालू कर दिया, मौलवी और पंडित्स को, और बहुत सारी जो सोसाइटीज बनाई गई, आज जैसे आप पढ़ते हो ना बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पढ़ते हो ना, क्यों बनाई गई पता नहीं चढ़ा ना आज तक, से पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में रट लिया, हमारे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए, इसलिए वो बनाई गई। चलो अगर मेरे पास जो जगह खत्म हो जाएगी इसलिए मैं इसको रब करके इधर ही बना रहा हूं, तुम लोग इसी के नीचे तुम्हारे पेज में जगह ज्यादा होगी तो बना लेना फटाफट, एक ऐसा एरो कर लो, इसको अपन कौन से कलर में रंग दे बताओ, ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। तेरे, तुम लोग वो गाना सुनते हो तेरे रंग में रंगने वाली, सुनते हो ना, बस मैं भी इन्हीं के रंग में रंग गया हूं। चलो विजिबल है, वाह यार क्या शाइन कर रहा है। चलो आ जाओ, पहला इस लॉस को अब क्या किया, देखो डिफिकल्टीज आ रही थी, अब क्या करेंगे भाई, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करी गई, ए पॉइंट में लिख लो, मनुस्मृति, मनुस्मृति को क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, याद रखना क्या किया गया, मनुस्मृति को, मनुस्मृति ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश कब की गई, 1776 में। क्या नाम रखा गया, अ कोड, अब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, गूगल कर लेना कभी कभी, अ कोड ऑफ ज़ीनॉट लॉस, अ कोड ऑफ ज़ीनॉट लॉस किसके द्वारा करी गई है, ये होमवर्क है आपको फटाफट बताना है। ठीक है, क्यों दिक्कत हो रही थी संस्कृत पढ़ने में भैया, बोला डब्बा गायब हो जा रहा था संस्कृत पढ़ने में, उनने का एक काम करो, इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, है ना, काय में कन्वर्ट कर लो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसको पहली बार ट्रांसलेट किया गया, इस बुक को, मनुस्मृति को किस नाम से रखा गया, 1776 में से क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, है ना। विजिबिलिटीज है, प्रॉपर दिख पा रहा है कि नहीं, चलो नहीं दिखेगा तो कल बताना तुम, तो आज बोर्ड भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। 1776, ठीक है। चलो उसके बाद क्या किया गया भैया, जो ब्रिटिश जज थे उनके साथ किनको एसोसिएट कर दिया गया, पंडित्स और मौलवी, सेकंड पॉइंट में डाल लो तुम, चलो मैं बड़ा ही पेन यूज कर रहा हूं, पंडित्स एंड मौलवी, पंडित्स एंड मौलवीज, मौलवीज किस धर्म के लिए होते हैं पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, पंडित्स एंड मौलवीज एसोसिएटेड विथ लिखते जाओ बस, एसोसिएटेड विथ ब्रिटिश जजेस, क्लियर है ये वाली बात, ब्रिटिश जजेस के साथ क्या कर दिए गए, ये लोग एसोसिएट कर दिए गए। क्यों कर दिए गए, जैसे अब हिंदू का केस आया तो पंडित से पूछ लिया, मुसलमान का केस आया तो मौलवी से पूछ लिया, जिससे उनके केस में क्या हो सके, हियरिंग हो सके। क्या करना चाहे, लिखना चाहो तो लिख लो, टू एडमिनिस्टर हिंदू एंड मुस्लिम थ्रू देयर लॉज, क्या करना चाहते थे ये, टू एडमिनिस्टर हिंदू एंड मुस्लिम थ्रू देयर लॉज, वो हिंदू और मुस्लिम को इनके कानून के अनुसार क्या करना चाह रहे थे, एडमिनिस्टर करना चाह रहे थे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब इनने क्या किया, कुछ स्टैब्लिशमेंट किया। सी पॉइंट, इसका कलर बदल देता हूं मैं, स्टैब्लिशमेंट, शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट की क्या, लिख लो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपने बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी है, 10 बार सुना इसका नाम, पर आज आपको इसका एक्चुअल काम पता चलेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, भैया ये कब बनी, ये बनी है 1784 में। किसके द्वारा, तो लिख लेना सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम्स जोन्स के द्वारा। सर विलियम्स जोन्स लिखना आप लोग, सर विलियम्स जोन्स। कहां बनी है, किस जगह बनाई थी उनने, तो याद रखना ये कैलकाटा में बनी है। कहां बनी है, कैलकाटा में बनी है। एशियाटिक एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक थोड़ा सा पेन गड़बड़ चल रहा है आज, बोर्ड है ना, वो फॉन्ट सही नहीं आ पा रहा है, मैं चेक करवा लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड से दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्लियर है ये वाली बात। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी, 1784 में बनी। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। कहां बनी, कलकत्ता बनी। क्यों बनी, तो भारत के लॉज और कस्टम्स को क्या करना था, पढ़ना था, जिससे वो क्या कर पाए, एडमिनिस्टर कर पाए। ऐसे ही उन्होंने दूसरी सोसाइटी और बनाई, उस सोसाइटी का नाम क्या लिखा है, फटाफट लिख लो, मैं इधर लिख दे रहा हूं, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। क्या बनाई, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। क्यों बनाई है बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, क्यों बनाई थी, वही लॉस को पढ़ना है। कब बनाई थी, 1804 में। किसके द्वारा है भाई ये, तो लिख लो सर जेम्स मैग्नेटोस, लिख लो सर जेम्स, आपकी एनसीईआरटी ये वर्ड यूज कर रही है, मैग्नेटोस, सर जेम्स मैग्नेटोस के द्वारा। क्लियर है ये वाली बात। तीसरी सोसाइटी, देखो जगह भर जाएगी, मैं दूसरी स्लाइड पे चला जाऊंगा, पर तुम एक ही जगह सारी चीजों को एडजस्ट कर लेना। तीसरी सोसाइटी बनाई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहीं से मैं पॉइंट उठा रहा हूं, पॉइंटर। कौन सी बनाई है, चलो बताते जाओ तुम लोग कमेंट में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये कब बनी है भाई, ये बनी है, लिख लो कब, 1823 में, 1823 में, 1823 में। किसके द्वारा, हेनरी साहब के द्वारा, है ना, हेनरी साहब के द्वारा बनाई गई है ये। किसके द्वारा, हेनरी साहब के द्वारा ये। चौथी लिख लो, एक चीज का और काम किया, चलो मैं डी पॉइंट अलग जगह लिख रहा हूं। 3 सोसाइटी क्लियर है, यह वाला पार्ट सभी को क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, भारत का एंशिएंट इंडिया का लॉ और कस्टम समझना है, इसलिए ये सारी सोसाइटीज की जरूरत है। अब आ जाओ यहां पे इस वाले पॉइंट पे, तो फटाफट डी वाला पॉइंट डाल लो जो छूटा था, डी पॉइंट। उसमें क्या किया उन्होंने भैया, ट्रांसलेशन किया है। ट्रांसलेशन किया है किस चीज का, फटाफट लिख लो, ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, काय में किया है, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब बुक आप सभी जानते हो, कोई वैसी नई बुक नहीं है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें लव स्टोरी है किसकी, दुष्यंत की लव स्टोरी, आप सभी को पता है, किंग दुष्यंत की। शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कब की गई है, इसको ट्रांसलेट 1789 में किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो याद रख लेना किसके द्वारा है, विलियम्स जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम्स जोन्स के द्वारा, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास का वर्क है ना, जानना चाहो तो इसको किसने लिखा, कालिदास साहब ने लिखा है। और साथ साथ एक बुक को और ट्रांसलेट किया गया है
जिसका नाम क्या है आप सभी जानते हो, भगवत गीता। किसको ट्रांसलेट किया गया है इसमें? भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया है। भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया है। किसने किया है? बाय विल्किंस। किसने किया है? बाय विल्किंस। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते, किसने किसको ट्रांसलेट किया? बाय विल्किंस, बाय 1785। अब यहां से मेरे हिसाब से जो बच्चे एग्जाम के पहले ये लेक्चर देख लेंगे उनको इन सारे डायरेक्ट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। क्यों किया जा रहा है पहले ही बता दिया जा रहा था। अब देखो, सर विलियम जोन 1783 में पहली बार भारत आते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने में, स्पेशली कौन सा? भारत के इतिहास में लिंग्विस्टिक बेसिस में। याद रखना, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, एक लिंग्विस्टिक थ्योरी भी दी गई है सर विलियम जोन्स के द्वारा, है ना। लिंग्विस्टिक थ्योरी भी दी गई है किनके द्वारा? कि जो आर्यंस लोग आए हैं, लिंग्विस्टिक थ्योरी कैसे? जैसे कि उनका बहुत ज्यादा, उनने पहली बार कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है किन से? हमारी यूरोपियन लैंग्वेज से। जैसे कि माता, माता जो वर्ड है मैतर, वो माता का जो वर्ड है वो बिल्कुल कनेक्ट होता है मैतर वर्ड से, जो कि यूरोपियन साइड बोला जाता था लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में, मातर पैतर, ठीक है। जैसे कि वर्ड यूज होते हैं वो MATER मैतर, है ना, PATER पैतर। तो माता और पिता जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा को रिलेट करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसी वजह से जब इनने ये बोला सर विलियम जोन्स ने, इसी वजह से एक बहुत बड़ी स्टडी सामने आती है जिसको आप पढ़ते हो क्या? इंडोलॉजिकल स्टडीज। लिख लो क्या? इंडोलॉजिकल स्टडीज। व्हाट इज सर इंडोलॉजिकल लॉजिकल स्टडीज? इसका क्या मतलब होता है? किसने चालू करी इंडोलॉजिकल स्टडीज? यहीं से मैं बता दे रहा हूं, इंडोलॉजिकल स्टडीज चालू करने वाले कौन है? वो है कौन? याद रखना, किस किस का इंडोलॉजिकल स्टडीज में आइडिया आ गया? रशिया का, रशिया वॉज इंटरेस्टेड, फ्रांस वॉज इंटरेस्टेड एंड जर्मनी, जर्मनी का भी इंटरेस्ट आया कि भैया कि कोई व्यक्ति है किस विलियम्स जोन जो कि लिंग्विस्टिक रिसर्च कर रहा है, जो कह रहा है संस्कृत जो है, संस्कृत इज कनेक्टेड टू यूरोपियन लैंग्वेज। इन दोनों में एक जैसी समानता देखी गई है। ये बात किसने बोली है? ये बोली है किसने? संस्कृत जो कनेक्ट होती है यूरोपियन लैंग्वेज में, ये सर विलियम जोन्स ने बोली। उसके बाद इंडोलॉजिकल स्टडीज चालू होती है। इंडोलॉजिकल स्टडीज करता कौन है? रशिया, फ्रांस और जर्मनी करते। व्हाट डज द इंडोलॉजिकल स्टडीज मतलब? इंडोलॉजिकल स्टडीज का मतलब क्या होता है? चलो लिख लो फटाफट। इंडोलॉजिकल स्टडीज का जो मतलब है बहुत सरल है, साधारण है। पहली चीज क्या होता है इंडोलॉजिकल स्टडीज? लिख लो, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, है ना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। किसके बारे में? कल्चरल, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। कल्चर याद रखना, कल्चर की लैंग्वेज, लैंग्वेज एसेट्रा ऑफ किसके? कहां के? ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, से भारत का नहीं, पूरे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास की बारे की बात हो रही है। क्या हो रही है? इंडोलॉजिकल स्टडीज का मतलब क्या होता है? ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। क्लियर है ये वाली बात सभी को? मेरे हिसाब से ये चीज भी विजिबल होगी। हाँ विजिबल तो है, बट मैं भी देख ही लूं। हाँ ठीक है, विजिबल है। तो ये इंडोलॉजिकल स्टडीज है। फादर ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज कौन है? फटाफट कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो अल बरूनी साहब है, लिख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन रहा है ना। रियल पैटर्न उन्हें किसने किया? मसूद ने किया, याद रखना। फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर भी है वो, इस चीज को ध्यान रखना, फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर भी है। प्लस मून पे एक कार्टर है जो कि उनके नाम पे रखा गया। वो कार्टर कौन सा ये भी आपको पता होना चाहिए। मून पे एक कार्टर है, मतलब कार्टर समझ गए होंगे, तो वो उनके नाम पे रखा गया। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, अब इस इंडोलॉजिकल स्टडीज को ग्रेट पुश कब मिलता है? इसको एक पुश मिलता है, इंडोलॉजिकल स्टडीज को एक क्या मिलेगा? ग्रेट पुश मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेट पुश मिलेगा। किसके टाइम मिलेगा? ग्रेट पुश मिलेगा इंडोलॉजिकल स्टडीज को, किसके? मैक्स मूलर के टाइम पे, है ना। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ग्रेट push to
इंडोलॉजिकल स्टडीज किसके टाइम पे? मैक्स मूलर के टाइम पे, है ना। ग्रेट पुश टू इंडोलॉजिकल स्टडीज बाय मैक्स मूलर, बाय मैक्स मूलर, ठीक है, बाय मैक्स मूलर, ठीक है। अब यहां जब मैक्स मूलर भारत आया ना, तो यहां उनको दो लर्निंग मिली, 2 लर्निंग्स रही उनके टाइम पे, 2 लर्निंग रही। जब मैक्स मूलर भारत आते हैं, उनने 2 चीजें समझी, 2 चीजें सीखी भारत आके, ठीक है, 2 चीजें उनने सीखी। क्या क्या 2 चीजें? उन्हीं के टाइम पे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो आई ओपनर रहा है। क्या रहा है? रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज आई ओपनर। क्या रहा? आई वॉज आई ओपनर, ठीक है। आंखें खुल गई भैया? क्यों खुल गई? देखो फटाफट अब मेंशन करते जाओ। आई ओपनर क्या पता चला भैया? रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट क्यों हुआ था? वही गौमांस और ये सब बैन करना, ये सारी चीजों के पीछे हुआ था रिवॉल्ट। अब इस रिवॉल्ट से एक चीज समझ में आई कि ये रिवॉल्ट क्या है? रिक्वायरमेंट है भैया, हमें ज्यादा अच्छे से जानना है किसके बारे में? भारत के लॉज के बारे में, हिंदूज के लॉज के बारे में। क्या पता चला? रिक्वायरमेंट ऑफ डीपर नॉलेज, रिक्वायरमेंट ऑफ डीपर नॉलेज ऑफ हिंदू लॉ। हमें हिंदू लॉ के बारे में और अच्छे से जानना है। यहां से मैक्स मूलर ने एक बात बताई कि अभी आप जानते नहीं उतने अच्छे से, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इसलिए ये रिवॉल्ट हो रहे हैं। फिर क्या होता है? दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत भेजी जाती है। क्या भेजी जाती है? क्रिश्चियन मिशनरीज भारत भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है? वही है धर्म परिवर्तन वाला गेम। अगर सब क्या हो जाएंगे? क्रिश्चियन हो जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं। इसलिए क्या भेजा गया? क्रिश्चियन मिशनरीज आई है भारत में, आज भी चल रहा है और बड़े पैमाने पे क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना। तो क्यों भेजी गई है? टू फाइंड वनरेबल पॉइंट्स, कि भैया देखो तुम ऐसे हो, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है। याद आ रहा है कुछ? वनरेबल पॉइंट ऑफ हिंदू रिलीजन, हमारे हिंदू रिलीजन के वनरेबल पॉइंट्स को पता किया जाए, जिसमें अगर सब क्रिश्चियन हो गए तो ब्रिटेन आराम से रूल कर लेगा। तो ये क्यों किया जा रहा है? जिससे वो क्या कर सके? रूल कर सके। क्या कर सके? रूल कर सके। कौन कर सके रूल? लोगों को कन्वर्ट कर सके। कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा? उनका एम्पायर स्ट्रेंथन होगा, ताकत में आएगा। और जब एम्पायर स्ट्रेंथन में आएगा तो वो क्या कर, आराम से क्या कर सकते? रूल करेंगे। यहां तक क्लियर है बात सभी को? यहां तक की पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, वनरेबल सेक्शन है। अब यहां से एक चीज याद रखना, जब इस चीज को मीट किया जाएगा, कैसे मीट किया जाएगा? यहां लिख लो, टू विन कन्वर्ट, लोगों को क्या किया जा सके? कन्वर्ट किया जा सके। क्यों कन्वर्ट करना है लोगों को? जिससे क्या हो सके? ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रेंथ मिल सके, ताकत। जब सब क्रिश्चियन रहेंगे तो कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। टू स्ट्रेंथ ब्रिटिश एम्पायर, क्लियर है? अब ये छोटे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है ऐसा करने की, है ना? वजह क्या है? इस चीज को करने के लिए एक घटना घटी। अब मेरे पास जगह कम बची है तो मैं यही मेंशन कर रहा हूं। इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए एक चीज होती है, उस चीज को क्या बोला जाता है? इन चीज को मीट, मीट, टू मीट दोस थिंग्स, है ना, अंडर द एडिटरशिप, एडिटरशिप ऑफ मैक्स मूलर, series of books रिलीज्ड। बहुत सारी बुक्स की एक सीरीज रिलीज करी गई, किसके अंडर में? मैक्स मूलर के अंडर में। मैक्स मूलर क्या चाह रहे थे? कि इन दोनों चीजों को मीट किया जा सके। पहले तो इनको हम समझ सके, साथ साथ
इस चीज को भी हो सके जिससे एम्पायर अच्छे चल सके। तो मैक्स मुलर ने एक बुक्स की सीरीज लॉन्च करी, उस बुक का नाम क्या लिखा, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, लिख लेना क्या लिखा, नाम लिखा स्क्रेड स्केयर्ड स्केयर्ड बुक ऑफ ईस्ट, स्केयर्ड बुक ऑफ ईस्ट। एक स्केयर्ड बुक ऑफ ईस्ट किसकी है, मैक्स मुलर की। इसमें उसने क्या किया है भाई, भारत के इतिहास के बारे में आपको बताया। और क्यों लिखी थी, जस्टिफाइंग द रूल, क्या करना चाह रहा था वो, जस्टिफाई करना चाह रहा था, जस्टिफाइंग द रूल। अब कुछ याद आया, चलो एक बार याद दिलाता हूं मैं। ये याद आया, ब्रिटिश इतिहासकार क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रूल को। और यहीं जब हम मैक्स मुलर की बुक देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है किस चीज को, अपने रूल को। समझे, ये कनेक्शन थ्योरी रहा। इस चीज के अगेंस्ट में कौन बोलेगे, भारतीय इतिहासकार बोलेगे। हमें यही तो बदलाव समझना है। अब इस बुक में उन्होंने क्या किया, जर्नलाइज कर दिया। जर्नलाइज करना समझ रहे कि भारतीय है ही ऐसे, ये चीज तो भारतीयों के अंदर है ही, जर्नलाइजेशन ऑफ जर्नलाइजेशन इन दिस बुक। इस बुक में क्या जर्नलाइज किया गया, मैं पॉइंटर्स बोल रहा हूं, तुम लिखते जाना क्योंकि मेरे पास जगह कम है। कि चलो क्रोनोलॉजी से, पुअर टाइम एंड क्रोनोलॉजी, एंशिएंट इंडिया के जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर टाइम और क्रोनोलॉजी नहीं है, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, इन 4 लाइनों में लिख दूंगा मैं। क्लियर है ये वाली बात सभी को, ये 4 पॉइंट्स बना के लिख दूंगा कि जर्नलाइज कैसे करा। पहले एंशिएंट इंडिया को क्या बोला गया कि पुअर इन टाइम एंड क्रोनोलॉजी, भारतीय कैसे, पुअर इन टाइम एंड क्रोनोलॉजी, उनको टाइम और क्रोनोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है कभी। जैसे ये भी सच है, जैसे आज आप अपनी दादी लोग से अपने डेट ऑफ बर्थ पूछोगे तो उन्हें नहीं पता, सही बात है, उनको दिन पता है, ये कौन सी एकादशी थी ये था, पर डे नहीं पता, कब हुए, किस महीने में हुए, किस साल में हुए। तो ये कमी है, पॉइंट पुअर इन टाइम एंड क्रोनोलॉजी नहीं पता। क्या है भैया, एंशिएंट इंडियन अंडर, भारत कहाँ रहा है, डिस्पोटिक रूल। डिस्पोटिक रूल्स का मतलब क्या होता है, तानाशाही के अंडर रहे, मतलब एक ही राजा के अंडर रहे तो वाइसरॉय के भी अंडर रह लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, डेस्पोटिक रूल मतलब तानाशाही, एक व्यक्ति ही राज कर रहा था। तो ऐसे ही भारतीय एक राज्य व्यक्ति के राज के अंडर रहे तो वाइसरॉय का जो राज है वो भी कोई गलत नहीं है, उन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई करा। ठीक है, भारतीय क्या है, बहुत ज्यादा कंसर्न है, लिख लो मोर कंसर्न। मेरे पास देखो जगह कम है तो मैं थोड़े मोर कंसर्न अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भारतीय ज्यादा कंसर्न है। आज में नहीं जीते, वो जीते हैं कि मरने के बाद क्या होगा मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते, उसके बारे में ज्यादा सोचते, आज के जीवन में नहीं जीते, इसलिए भारतीयों की ये कमी बताई गई। लिख लो कास्ट सिस्टम। अब मैं ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है भाई, किसी को अगर ठेस पहुंचे तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, मतलब सॉरी उसके लिए ठेस पहुंचे तो, क्योंकि ये आर एस शर्मा की इस बुक में मेंशन है, वो ही अपन पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे, है ना। तो कास्ट सिस्टम है, वरिस्ट फॉर्म ऑफ इवल सिस्टम है, वरिस्ट फॉर्म ऑफ इवल सिस्टम है, वरिस्ट फॉर्म ऑफ इवल है, सबसे बुरा है कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, सबसे बुरा है कास्ट सिस्टम। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीयों के अंदर कोई नो नेशनहुड, कोई राष्ट्र की भावना ही नहीं है, नेशनहुड की भावना तो है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है, नो नेशनहुड फीलिंग। और आइदर सेल्फ गवर्नमेंट रूल फीलिंग, ना तो सेल्फ गवर्नमेंट रूल की फीलिंग है,
ना ही क्या नेशनहुड की फीलिंग है, इसलिए जो कॉलोनियल रूल है वो सही है भारतीयों के अंदर। ये चीजें जर्नलाइज कर दी गई, मतलब उनने कहीं देखा तो उनने कहा पूरे भारतीय ऐसे ही है, उसके अलावा भारतीयों में कुछ और है ही नहीं। क्लियर है ये वाली बात? अब आ जाओ, एक ऑथर आते हैं, एक ऑथर का नाम सुना होगा, वीए स्मिथ। ये बहुत फेमस ऑथर है, तुम सभी जानते हो ना, वीए स्मिथ, है ना। इनने एक बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया, इसमें भी इनने जर्नलाइजेशन किया। कौन सी बुक है वीए स्मिथ की? बुक कौन सी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया। क्या है? अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया। इसमें भी इनने क्या किया भाई? जर्नलाइजेशन किया। जर्नलाइजेशन हमें देखा, किन चीजों का जर्नलाइजेशन देखा, क्या क्या चीजें इसमें इस बुक में मेंशन थी, हमें ये समझना है इस बुक में क्या क्या मेंशन थी। तो पहली चीज मेंशन रही क्या? प्रो इंपीरियलिस्ट, मतलब जो चीजें है, विचारधाराएं कैसी रही, इनकी विचारधारा कैसी रही इस बुक में? प्रो इंपीरियलिस्ट, भाई जो इंपीरियल शासन है वो सही है भारतीयों पे, गलत नहीं है। प्रो इंपीरियलिस्ट, अभी बताया था इंपीरियलिस्ट का मतलब, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, है ना, मतलब एम्पायर बिल्डिंग करना या एम्पायर बनाना, प्रो इंपीरियलिस्ट। दूसरा क्या रहा भाई? इसकी जो इनकी जो बुक है, 1/3 ऑफ द बुक, 1/3 ऑफ द बुक किसके ऊपर डेडिकेटेड है? इसमें अलेक्जेंडर इन्वेजन की ही बात की गई है। 1/3 ऑफ द बुक काय पे है? अलेक्जेंडर इन्वेजन पे। काय पे है? इन्वेजन पे। मतलब ये क्या बात कर रहा है? फॉरेन रूल की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? फॉरेन रूल की बात कर रहा है, फॉरेन रूल। कह रहा है भैया पॉलिटिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है भारत की, कहीं ना कहीं सही बात है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ने ये बोला। साथ साथ इंडिया इज अ लैंड ऑफ, ये देखो ये वाली बात आ गई, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म, मतलब तानाशाही के अंदर रहा है भारत। इंडिया एक ऐसा लैंड, लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म। ठीक है, क्लियर है? ये चार चीजें इनकी इस बुक में मेंशन है। अब एक चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, वीए स्मिथ वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। लिखना चाहो तो लिख लो, फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। कब भाई, कब हुआ फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया? 1909 में। ये पहले सिस्टमैटिक हिस्टोरियंस है जिनने हमें चीजें जमा के दी। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात सभी को? चलो फटाफट कुछ क्रक्स लिख लो, जो मैं ओरली बोलता जा रहा हूं, है ना, जो तुम्हें लिखना है इन क्रक्स लिख लो। कुछ क्रक्स निकाला हमने कि क्या हुआ है, कुछ क्रक्स, है ना, फटाफट, जो कि तुम्हें जरूरी है। उनने क्या किया भैया? डिसइंटीग्रेट करा इंडियन कैरेक्टर और अचीवमेंट को। डिसइंटीग्रेट इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट। लिखते जाओ कि मैं लिख दूं? चलो मैं ही लिख देता हूं। डीजनरेटेड इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट। ठीक है, भारत के अचीवमेंट्स और इन सारी चीजों को क्या बताया? बहुत नीचा बताया कि कोई अचीवमेंट नहीं है भारतीयों की, ठीक है, कुछ कैरेक्टर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जस्टिफाइंग द कॉलोनियल रूल, कह रहे जो कॉलोनी रूल है वो सही है, जस्टिफाइंग, जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। चौथा कि भारतीयों में क्या है? भारतीयों में कमी है,
भारतीयों में कमी है क्रोनोलॉजी की, है ना। और हमें कंपेयर कैसे कर दिया, चाइना के साथ कर दिया। इंडिया लैग्ड स्ट्रॉन्ग, इंडिया लैग्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, कि भारतीयों में कोई क्रोनोलॉजी ही नहीं है, कुछ की बात कुछ, कहीं की बात कहीं कह देते। कंपेयर्ड टू द चाइनीज, साथ साथ जर्नलाइजेशन कर दिया। ये जब से मैं कह रहा हूँ जर्नलाइजेशन मतलब कि भारतीय ऐसे है ही, एक ही चीज थोप दी कि तुम ऐसे हो ही। जैसे तुम्हारे साथ होता होगा ना, तुम्हारे दोस्त लोग यार लोग कहते हैं अरे तुम तो पैसे ही खर्चा नहीं करते, भले तुम्हारे पास पैसे हो ना हो तो बात अलग है, पर पैसे नहीं है तो कैसे खर्चा करोगे, होगे तो करोगे ना। पर वो नहीं, नहीं तुम तो खर्चा ही नहीं करते। तो गर्लफ्रेंड है ना तुम लोग की, कहती नहीं तुम तो ऐसे ही हो टॉक्सिक इंसान। तो ये सारी चीजें होता है ना। जर्नलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास को जर्नलाइज कर दिया कि नहीं तुम ऐसे हो ही, ठीक है। अब ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या इंटरप्रिटेशन करा काय का, भारतीय इतिहास का, वो भी मेंशन कर लो, फटाफट मेंशन कर लो, लिख लो ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उनने कहा जैसे भारत इतने सालों से एक व्यक्ति के राज में रहा, वन मैन पावर में रहा, ऐसे जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय के अंडर रहना क्या नहीं है, गलत नहीं है, भारत रह सकता है, ठीक है। उस चीज को क्या किया उन्होंने, जस्टिफाई किया, और क्या बोला, भारतीयों के अंदर लैक ऑफ सेल्फ रूल है, भारतीय खुद सेल्फ रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, है ना। नेटिव वर्ल्डली अफेयर, वर्ल्ड के अफेयर से इन लोग का ध्यान नहीं है, तो हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, केयरटेक करनी पड़ेगी, दुनिया के अफेयर से ध्यान ना करते नहीं जानते। और जर्नलाइजेशन, प्रूफ कर दिया कि भारतीयों के अंदर कैपेसिटी नहीं है रूल करने की, क्या प्रूफ कर दिया, भारतीयों के अंदर कैपेसिटी नहीं है क्या करने की, रूल करने की। ये सारा इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा रहा है, ब्रिटिशर्स के द्वारा रहा है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा रहा है। क्लियर है ये वाली बात। अब आ जाओ इस चीज के अपोजिट में कुछ जो इंडियन हिस्टोरियंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे। यहां से हमने चालू किया था, पहली स्लाइड तुम सभी को याद होगी, ये देखो, हमने ब्रिटिश इतिहासकार को पढ़ लिया, वो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं भैया, कॉलोनी के रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं कॉलोनी का रूल क्या सही है, ठीक है, भारतीयों से रहना नहीं आता, करते नहीं आता। अब हमारे इंडियन इतिहासकार इसी चीज को क्या करते हुए दिखेंगे, मना करते हुए दिखेंगे, और कई बुक्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात सभी को। तो हेडिंग डाल लो क्या, इंडियन हिस्टोरियंस या नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस, क्या हेडिंग डाल लो, इंडियन हिस्टोरियंस। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इंडियन स्कॉलर्स क्या है। इंडियन स्कॉलर्स थोड़े चिड़े हुए हैं इस समय, जो एनसीईआरटी की बुक बात कर रही है, क्या स्थिति है इंडियन हिस्टोरियन, लिख लो इंडियन स्कॉलर्स की। इंडियन हिस्टोरियंस क्या है, इंडियन स्कॉलर्स की जरा चीज समझते, क्या दिक्कत है भैया, ये क्या परेशान है, क्यों है इंडियन स्कॉलर्स। अब इंडियन स्कॉलर्स नाराज है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत का क्या किया है, इतिहास बताया, एनॉइड है, कई तो कुछ इरिटेटेड है, ये वर्ड यूज कर रही है आपके एनसीईआरटी 11th क्लास की, याद रखिएगा, इरिटेटेड, ठीक है। और कुछ है डिस्ट्रेस्ड, कुछ है क्या, कुछ क्या डिस्ट्रेस्ड है। ये चीज ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड है, क्यों है भाई, वजह क्या है इनके डिस्ट्रेस, एनॉय और इरिटेट होने की। तो इनकी सबसे बड़ी वजह है क्या, जो डिस्ट्रॉशन मेट किया गया, जो तोड़फोड़ की गई है भारत के इतिहास के साथ, जो गलत बताने की जरूरत, गलत भारत के इतिहास को गलत पुट किया गया, जिस तरीके से गलत दिखाया गया है, उस वजह से क्या है, नाराज है भारत के प्राचीन इतिहास को जो गलत तरीके से दिखाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, उस वजह से एनॉयड और इरिटेटेड। तो लिख लो, बिकॉज ऑफ द distortion made by the British historians about
हिस्टोरियंस अबाउट एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? क्लियर है? चलो अब ये डिस्ट्रेस क्यों है भैया? डिस्ट्रेस क्यों है? पहली चीज तो इनको टेंशन है, जो हमारे यहाँ क्या था, फेड्यूल सिस्टम था, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ फेड्यूल सिस्टम। समझ रहे हो? फेडरल सिस्टम, सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और वहीं क्या है, जो यूरोप और ब्रिटेन में है, क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। कहां पे? इन इंग्लैंड। कहां हो रही है? इन इंग्लैंड में ग्रो हो रही है। अब तुम समझ पा रहे हो, फेडरल सिस्टम और कैपिटल सिस्टम सेम है, अलग अलग लोग हैं, उनके अंडर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, भारत में एक राजा, अलग अलग क्या थे, मतलब उन राजाओं के सब, जैसे गुप्ताओं के बाद फेडरल स्ट्रक्चर बढ़ा, तो हम क्या बना, बहुत सारे पैसा पूंजीवादी लोग हैं जिनके अंडर में क्या कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही तो कैपिटल सिस्टम में हो रहा था, बहुत सारे बिजनेसमैन है, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सेम ही तो कैरेक्टर है, पर वो डिक्लाइन हो रहा है भारत से, और कहां कैपिटल सिस्टम कहां बढ़ रहा है, इंग्लैंड में। मतलब हमारे प्राचीन इतिहास में कैपिटल सिस्टम मौजूद था। इस वजह से भी नाराज है कि फेडरल सिस्टम क्यों कर रहा है। ऐसे सब लोग अगर हट जाएंगे तो किसको रोजगार मिलेगा? तो इसमें जिम्मेदारी ली गई, क्या ली गई, देखो अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहां लिख दूं, तो हम लोग खुद समझ जाओ यार, बताओ। हाँ, मैं इधर पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, है ना, इधर ये पॉइंट ऐसे बना के इधर लिख दे रहा हूं। जिम्मेदारी ली गई, क्या जिम्मेदारी ली गई, भारत के इतिहासकारों के द्वारा, क्या, रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या करेंगे भाई, रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट पास्ट, जो हमारा एंशिएंट पास्ट है हम उसे क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आया गोल्डन एज वाला कॉन्सेप्ट समझ में, रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट पास्ट, रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट पास्ट। अब समझ में आया भारत के इतिहासकारों ने उसे क्यों शो किया था, कि हमारा वो क्या है, प्राचीन, शो किया था ना, गोल्डन पीरियड, गुप्ता एज वाज अ गोल्डन एज। अब समझ में आ रहा है क्यों ब्रिटिशर्स ने कहा रहे ये तो कुछ जानते ही नहीं थे। इस वजह से इन्होंने एक जिम्मेदारी ली, क्या जिम्मेदारी ली, कि रिफॉर्म लाएंगे इंडियन सोसाइटी में, प्लस क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, एंशिएंट पास्ट को हमारे। यहां तक क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। अब हेडिंग डाल लो फटाफट, इंडियन स्कॉलर या इंडियन हिस्टोरियंस। क्या हेडिंग डाल लो, इंडियन स्कॉलर। अब आपको तीन प्रकार के इंडियन स्कॉलर देखने मिलेंगे, 3 प्रकार के। ठीक है, पहले लिख लो रैशनल, पहला लिख लो रैशनल, रैशनल। दूसरा लिख लो कौन सा, पॉलिटिकल। तीसरा लिख लो क्या, हिंदू रिवाइवल। हिंदू रिवाइवलिज्म, हिंदू रिवाइवलिज्म। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिख लो जो तुम्हें याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख लो, गलती हो गई, 3 पॉइंट। रैशनल मतलब जो गलत को गलत बोल रहे हो, याद रखना, रैशनल का मतलब क्या है, जो गलत को गलत बोल रहे हो। और कुछ पॉलिटिकल और कुछ हिंदू रिवाइव, जो कह रहा है हिंदुइज्म को वापस रिवाइव करो। कुछ पॉलिटिकल व्यूज है कि जैसे इतिहास है हमें पॉलिटिकली पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अभी 3 प्रकार के इंडियन स्कॉलर्स को आपको पढ़ना है इंडियन हिस्टोरियंस में। जैसे कि आप पढ़ोगे राजेंद्र लाल मित्तर को, जो बुक लिखी उनने इंडो आर्यंस। ठीक है, इंडो आर्यंस प्लस वैदिक टेक्स्ट, कुछ बुक लिखी है। चलो मैं नाम भी मेंशन कर रहा हूं, बाकी बाद में नेम भी मेंशन है मेरे पास, चिंता मत करो। ठीक है, चलो फटाफट, पहला नाम लिख लो क्या, राजेंद्र। अभी आएगा ही उनका। चलो सीधा अपन वही चालू करते हैं, हटाओ।
ठीक है। तो कुछ इंडियन रीइंटरप्रिटेशन करी भारत के इतिहास को, जैसे राजेंद्र लाल मित्तर है, उनने रैशनल व्यू वाले मतलब रैशनल हिस्टोरियंस कहलाए, जो गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा, इंडो आर्यंस करके एक बुक नोट डाउन करी। उनने बताया कि जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लोग हैं वो क्या कंज्यूम करते थे, बीफ कंज्यूम करते थे। भाई ये आर एस शर्मा की बुक में मेंशन है, ये मेरे व्यूज नहीं है, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। ये राजेंद्र लाल मित्तल ने बोला है कि जो इतिहास भारत के पुराने इतिहास के लोग हैं वो क्या कंज्यूम करते थे, बीफ कंज्यूम करते थे। अदर शॉर्टेड टू शो द सिमिलरिटी बिटवीन द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट क्लास सिस्टम ऑफ यूरोपियन प्री इंडस्ट्रियल एंड एंशिएंट सोसाइटी। और कास्ट सिस्टम और इन सब चीजों को, क्लास सिस्टम को उन्होंने बताने की कोशिश की। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, आपके यहाँ क्या है, क्लास सिस्टम है, तो हम लोग कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक साथ रही। राजेंद्र लाल मित्तर कौन से है, रैशनल है, उनकी बुक है इंडो आर्यन, जो तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरे कौन सा, रामकृष्ण भंडारकर, आरजी भंडारकर के नाम से इनको आपने सुन रखा होगा, कई बार बुक्स पेपर्स में क्वेश्चन आता है। आरजी भंडारकर की बुक कौन सी है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सदवानास एंड वैष्णवाद। इनने क्या रिकंस्ट्रक्ट की है, पॉलिटिकल हिस्ट्री करी है सदवानास एंड द हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म। कहाँ की करी, साउथ इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा है इनने। इस चीज को याद रखना, सदवानास आपने पढ़ रखा है, गुप्तास के टाइम वाला पीरियड। जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी गई है किसके द्वारा करी गई है, आरजी भंडारकर के द्वारा। उनने कहा है भाई विडो रीमैरिज सही है, और कास्ट सिस्टम को बुरा कहा और चाइल्ड मैरिज को गलत कहा है, कि कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज क्या है, गलत है। ये कहाँ के इतिहासकार है, तो लिखना चाहो तो डेक्कन के इतिहासकार है। अगर साउथ इंडिया वर्ड भी यूज ना करो तो क्या लिख दो, डेक्कन के इतिहासकार है कौन, राम आरजी भंडारकर, ठीक है। चलो अब आ जाओ कौन सा, वी के राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ठीक है। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े कौन है, ये मराठा हिस्टोरियन से, कौन है ये, मराठा है। और कहाँ के, रैशनल हिस्टोरियन से। इससे पहले भी कौन थे वो, ये भी कौन है, रैशनल हिस्टोरियन से, जो गलत तो गलत सही तो सही। अब ये मराठा हिस्टोरियन से, डेडिकेट स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मराठा हिस्टोरियन सोर्स। इनका सोर्स क्या है, मराठा हिस्टोरियन सोर्स है और मैन्यूस्क्रिप्ट है। इनने क्या कहा मराठा हिस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो बोला है वो सही है, इनने बताया। पब्लिश द सोर्स ऑफ 22 वॉल्यूम्स, इनने 22 वॉल्यूम की एक बुक रिलीज करी है। उस बुक का क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन वैदिक एंड अदर टेक्स्ट। इनकी बुक का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, जिसमें उन्होंने वैदिक और अदर टेक्स्ट की, भाई शादी कैसे होती, किस प्रकार से होती है, इस सारे चीजों के बारे में आपको बताइए। कौन से इतिहासकार है, ये भी रैशनल इतिहासकार है, जो गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे। फिर आ जाओ पांडुरंग बमन काने, पीवी काने, आपने सुन रखा होगा इनको पीवी काने के नाम से, ये ठीक है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इनकी बुक कौन सी है, हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र, 5 वॉल्यूम में रिलीज हुई है। संस्कृत और सोशल रिफॉर्मर रहे, चीजों को बदलना चाह रहे थे। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट ऑफ एंशिएंट सोशल लॉ एंड कस्टम। सोशल लॉ और कस्टम के बारे में हमें कहां से पता चला, पांडुरंग बमन काने के द्वारा। और ये कौन से इतिहासकार है, ये भी रैशनल इतिहासकार है। मैं आर लिख रहा हूं तो समझ जाना ये कौन से इतिहासकार है, रैशनल। क्लियर है ये वाली बात सभी को। चलो अब कुछ इंडियन हिस्टोरियंस स्कॉलर से जो कंट्रीब्यूट कहां करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में करेंगे। कहां हिस्ट्री करेंगे, तीसरे इतिहासकार को हम पढ़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को करेंगे, ठीक है। यहां तक कुछ छूटा तो नहीं है, 5 वॉल्यूम में रिलीज हुई है, ठीक है। पांडुरंग बमन काने द्वारा ये रिलीज करी गई है बुक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब कुछ इंडियन हिस्टोरियंस है जो कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। भारत का इतिहास से गलत को गलत सही को सही बोलने से नहीं, कुछ उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यूज हो। जो आज आप एडवांस पढ़ते हो, जहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखता, पॉलिटिकल भी दिखता, तो ये बहुत सारे इतिहासकार के विचारों से, व्यूज से बना है। ऐसा नहीं है कि हमारे व्यूज हो। क्लियर है। जैसे पहला नाम आएगा आपका देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, DR भंडारकर, पब्लिश अ बुक ऑन अशोक एंड एशियन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इनने एक बुक रिलीज करी किस पे, अशोक पे, और इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात सभी को। फिर आ जाएंगे हेमचंद्र रायजादा। हेमचंद्र रायजादा जो बताएंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म की भी बात करेंगे। याद रखना ये किसके बारे में बात करेंगे, मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म की, लिख लो ना। हेमचंद्र रायजादा ने कंस्ट्रक्ट किया इंडियन हिस्ट्री ऑफ
भारत वॉर ऑफ गुप्ता एम्पायर। कहां से कहा? भारत वॉर याद है, वो भारत ट्राइब वाली वॉर जो हुई थी, वहां से लेके भारत वॉर से लेके कहां तक कंस्ट्रक्ट करी है भारत का इतिहास? गुप्ता एज तक करा है। किसने करा है? हेमचंद राय यादव है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बुक्स में स्पेशली, ठीक है। अडॉप्टेड द मैटर ऑफ कॉम्परेटिव इंसाइट ऑफ यूरोपियन इतिहास। राय सॉरी हेमचंद्र राय चौधरी, राय ज्यादा कह दिया, मेरे मुंह से गलत लिख गया। हेमचंद्र राय चौधरी, राय चौधरी द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया स्टॉप्ड ना 6th सेंचुरी, इनकी इतिहास जो है 6th सेंचुरी पे आके रुक जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। राय चौधरी रिकॉग्नाइज्ड बी.ए. स्मिथ कंट्रीब्यूशन बट क्रिटिसाइज्ड हिम एट अ सर्टेन पॉइंट। इनने बोला है राय चौधरी साहब ने कि भैया बी.ए. स्मिथ ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो सराहनीय है, पर कहीं कहीं उनकी क्या करी है? बुराई भी करी है। किसने करी है भाई? हेमचंद्र राय चौधरी ने। आरसी मजूमदार, इन सबको आप अच्छे से जानते हो। आरसी मजूमदार एक फेमस हिस्टोरियंस है ना। इनने एक बुक लिखी है एंशिएंट इंडिया पे, है ना। और ये क्या चाह रहे थे? हिंदू रिवाइवलिज्म चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? हिंदू रिवाइवलिज्म चाह रहे थे। मजूमदार सर्व्ड एज अ जर्नल एडिटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल पब्लिकेशन। कौन से जर्नल एडिटर रहे किस बुक के? हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, याद रखना। इनने पब्लिश करी है। मजूमदार राइटिंग रिफ्लेक्ट अ मिलिटेंट, नहीं ये हटा दूं। इंडियन स्कॉलर वर्क एक्सपेक्टेड द स्कॉलरशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनने मेनली बात क्या की करी है? पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करी। किसने? आरसी मजूमदार साहब ने। अब आ जाओ क्या? फोकस ऑफ साउथ इंडिया इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अब कुछ फोकस करते हैं हम कहा? साउथ इंडिया की ओर, क्योंकि नई वे आएगी। लोग कहेंगे आप इतिहास को इतिहास नहीं, इतिहास को इंटरेस्ट से पढ़ो, कुछ जानने के लिए पढ़ो, तब इतिहास पढ़ने का आपको मजा है। जैसे कि कौन है? के ए नीलकंठ शास्त्री साहब, इनने सेम अप्रोच फॉलो करी। इनने एक बुक लिखी क्या? अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन। क्या लिखी है? अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन। ये जो इनने बुक लिखी है, इसमें एक चीज याद रखना, बिल्कुल क्लियरिटी से लिखा है, हर एक चीज अच्छे से आराम से लिखी, चीजें जमा के लिखी है, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेशन ऑन द फैक्ट एंड रिलायबल, जो फैक्ट और रिलायबल पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। अब इतिहास काय में कन्वर्ट हो रहा है? आर्कोलॉजी में। अब फैक्ट और क्या चाहिए? रिलायबल सोच। जैसे आर्कोलॉजी होगी, बोन्स होगा, जेनेटिक्स हो गए, लैंग्वेज होगी, उन सब पे रिलायबल हो रहा है कौन? हमारा इतिहास, जो कि किसने लिखा? नीलकंठ शास्त्री जी ने लिखना चालू किया। आ जाओ, अब कुछ फोकस करते साउथ इंडिया। सम स्कॉलर क्वेश्चन द जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया। शास्त्री एम्फेसाइज द कल्चर सुप्रीमेसी ओवर ब्राह्मण्स। शास्त्री साहब ने कहा कल्चरल सुप्रीमेसी रही है, किन की? ब्राह्मण्स की रही है। ही हाईलाइटेड द हार्मनी इन अर्ली इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा है जो भारत की अर्ली इंडियन सोसाइटी है, वहां सुख शांति थी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। अंडर द लीडरशिप ऑफ रिसर्च ऑफ मोनोग्राफ ऑन अ डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया वेयर प्रोड्यूस। मोनोग्राफ के थ्रू क्या की गई है? साउथ इंडिया की हिस्ट्री को प्रोड्यूस किया गया है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यहां गलती मत कर देना। जैसे डी.आर. भंडारकर, अभी हमने पढ़ा था, देवदत्त साहब, वो सेल्फ गवर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको चीजें याद रखना। अब 1960s के कुछ स्कॉलर्स है जो पॉलिटिकल में है, ठीक है। अब साथ साथ क्या है? रीजनल हिस्ट्री को भी डायनेस्टिक लाइन मिलने लगी। अब साथ साथ क्या है? रीजनल हिस्ट्रीज की भी तारीफ होने लगी, हाईली सेलिब्रेट किया जाने लगा। सिर्फ भारत के इतिहास को नहीं, रीजनल इतिहास को भी सेलिब्रेट किया जाना। पैन इंडिया हिस्टोरियंस वे इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट व्यू। और जो पूरे भारत के हिस्टोरियंस है, वो क्या है भाई? इंस्पायर्ड होगा किसके? नेशनलिस्ट आइडिया से। अलेक्जेंडर इन्वेजन की कम बातें होने लगी। वी.ए. स्मिथ ने जैसे बहुत ज्यादा बात करी, पर भारत के इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस के डायलॉग्स के बारे में ज्यादा बात करी। इसके वजह इस पे ध्यान दे से एम्फासिस ऑन पोरस डायलॉग विद अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया भारत के इतिहासकारों ने। सम स्कॉलर ओवर एम्फेसाइजेस इंडिजीनियस डायनेस्टी रूल लिबर्टिंग टू द इंडिया फ्रॉम शाक्य एंड कुषाण। कुछ ने कहा कि शाक्य एंड कुषाण से भी जो है इंडिजीनियस रही है। साथ साथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रल एशिया इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी, कंट्रोल एनोनो डिड नॉट ऑलुमेंट इंडियन रिसोर्सेज फॉर अ ओरिजिनल मीनलैंड। अब आ जाओ केपी जायसवाल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। केपी जायसवाल ने क्या कहा
केपी जायसवाल ने कहा डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म अभी मतलब बताया था ना, तानाशाह के, भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ने इसको तोड़ने की कोशिश की। उनने बताया कि हमारे यहाँ पहले भी रिपब्लिक्स थे और सेल्फ गवर्नमेंट रहती थी, जैसे 16 महाजनपद में रिपब्लिक्स रहे, सेल्फ गवर्नमेंट रही, उस समय भी हमारे प्राचीन इतिहास में क्या मौजूद रहा, रिपब्लिक्स मौजूद रही। ही फाइंडिंग वॉज पब्लिश्ड इन हिंदू पॉलिटी इन 1924। उनने एक बुक पब्लिश करी, उस बुक का क्या नाम रखा, हिंदू पॉलिटी। कब रखा, 1924 में। सम क्रिटिसाइज एक्यूज्ड बाय जायसवाल प्रोजेक्टिंग मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडिया इनटू अ एंशिएंट इंस्टीट्यूशन। कई इतिहासकारों ने इन्हें क्या किया, क्रिटिसाइज करा, ये बोला गया कि आप जो नेशनलिस्ट आपके आइडियाज है ना, आप उसको एंशिएंट इंस्टीट्यूट में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हो, जो जैसा उसको वैसा ही रहने दो। केपी जायसवाल, ठीक है। नेचर ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट फेस्ड बाय द क्रिटिसिज्म राइटर बाय यूएन घोष। यूएन घोष ने इनका क्या किया, क्रिटिसाइजिज्म किया। क्या है, प्रायर बार हिंदू पॉलिटी बताई दी आपको, ठीक है। 6 एडिशन में है वो, याद रखिएगा क्या रहा है, 6 एडिशन में रहा। एएल भसम, एएल भसम वो इतिहासकार है जो मूव हुए नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है, इनने फोकस किया है काय पे, कल्चरल इकोनॉमी चीजों पे, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और लैंग्वेज हो गया। इन 3 चीजों पे फोकस किसने किया है भाई, एएल भसम ने किया। इस चीज को अच्छे से याद रखना, इन 3 चीजों पे फोकस रहा। द वंडर दैट द इंडिया, इनकी बुक क्या है, वंडर दैट वाज इंडिया इन 1959। क्या है बुक का नाम, वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री है ये, है ना। और इनने पहली बार कहा था, अब इतिहास पढ़ रहे हो आप तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, काहे के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस फाउंडेड राइटिंग ऑफ ए.वी. स्मिथ ऑफ द ब्रिटिश राइटर्स शिफ्टेड फोकस फ्रॉम पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनने क्या फोकस शिफ्ट किया, पॉलिटिकल से नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर शिफ्ट किया है। डीडी कौशंबी साहब ने क्या बुक है, डीडी कौशंबी की, इनकी जो इंटरप्रिटेशन रही है कार्ल मार्क्स थ्योरी से राइट हुई है। एंड इंट्रोडक्शन स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनकी एक ये बुक है, इस चीज को याद रखना। एंड द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरियंस आउटलाइन इन 1965। ये जो सारी बुक्स मैं बता रहा हूं आप एक अलग से लिख लेना जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, कौशंबी ने कहा भैया जो प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इकोनॉमी, इनने किसकी बात करी है, सोसाइटी इकोनॉमी और कल्चर एज अ पार्ट ऑफ फोर्स रिलेशन एंड प्रोडक्शन। उनने कहा जैसे जैसे इकोनॉमी बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी और सोसाइटी बदलेगी तो कल्चर बदलेगा। याद है, प्रोसेस ऑफ चेंज, जैसे जैसे इकोनॉमी ताकतवर होगी वैसे वैसे सोसाइटी चेंज होगी। जैसे ऋग्वेद में जन था, इकोनॉमी ताकतवर हुई तो क्या हो गया, जनपद हो गया। प्रोडक्शन के हिसाब से बदलेगा। शोड द स्टेज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ट्राइबल एंड क्लास प्रोसेस। जैसे ऋग्वेद में क्या था, ट्राइबल थे हम, और जनपद में महाजनपद में क्या हो गए, सेटल डाउन करने लगे, काय में कन्वर्ट हो गए, हम सिटीज में आ गए। तो ये चेंजेस किसने बताया, हमें डीडी कौशंबी ने बताया। क्रिटिसाइज द भसम वगैरह को इनने क्या किया, चेंजिंग अप्रोच। अब क्या होगा, शिफ्ट ऑफ मेथड ऑफ ओरिएंट स्टडिंग एंशिएंट इंडिया ओवर अ पास्ट 40 ईयर, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोसेस। अब क्या है, जो सारी चीजें बदली गई, धीरे धीरे प्रोसेस काय में आने लगा, वो आने लगा सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोसेस में। डीडी कौशंबी साहब ने क्या बताने की कोशिश की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बताने की कोशिश की, ठीक है, रेटिंग दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें, जैसे किसी की इकोनॉमी बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी और कल्चर बदलेगा, तो क्या बदलेगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, जो कि आप एडवांस हिस्ट्री में हमसे पढ़ ही रहे हो। साथ साथ कंसीडर द टेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कंपैरिजन विद द आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस। उनने साथ साथ लिखी हुई चीजों को आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के एविडेंस पे देखना चालू करा। आने वाले लेक्चर में बताऊंगा एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और आर्कियोलॉजिकल कैसे फाइंडिंग की जाती है, चिंता मत करो। अब वेस्टर्न राइटर्स नो लॉन्गर इंसिस्ट ऑल कल्चरल एलिमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो लोग कह रहे हैं कि सारा कल्चर इंडिया के बाहर से आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें गलत है। फोकस ऑन रिलीजियस आइडिया, रिचुअल, कास्ट, किनशिप, ट्रेडिशन एंड सेंट्रल फोर्सेस एंड इंडियन हिस्ट्री एलिमेंट। उन्होंने कहा भारत में भली अलग अलग रिचुअल हो, कास्ट हो, इनका फोकस इस पे रहा, धर्म पे रहा, रिचुअल पे रहा, कास्ट पे, किनशिप पे, ट्रेडिशन पे, पर सेंट्रल फोर्सेस जो रही इंडियन हिस्ट्री की एलिमेंट रही। मतलब कहीं भी कुछ भी हो पर सेंट्रल फोर्स जो रहा इंडियन एलिमेंट में ही रहा। हाईलाइटिंग द डिवाइसिंग द फीचर ऑफ कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। साथ साथ उन्होंने ये बोला इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे अंदर क्या रही है, स्टेबिलिटी और
कंटिन्यूटी रही है, हम कभी क्या नहीं हुए, गिरे नहीं है। और उन्होंने कहा है जो हमारा प्रिजर्विंग है ओल्ड एलिमेंट्स को हमें उन्हें क्या रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। चलो खत्म, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। यहां हम हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट करते क्लास 11th की एनसीईआरटी का, है ना। आने वाला लेक्चर आपको 3rd लेक्चर मिलेगा क्लास 11th का बहुत जल्द। और शाम का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हम एडवांस हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।